गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की पहली पुस्तक यांत्रिकी, जिसमें हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर निर्देश तंत्र। हमने कल क्या पढ़ा था निर्देश तंत्र के बारे में? हमने पढ़ा था कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने कार्तीय निर्देश तंत्र, दूसरा पढ़ा था गोलीय निर्देश तंत्र, तीसरा था बेलनाकार निर्देश तंत्र। हमने कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, लिखी थी, नोट्स भी बनाए थे। कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे, जैसे कि हमने कार्तीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश को कैसे डिफाइन करते हैं, स्थिति सदिश का हमने आकलन भी किया था। हमने कल निकाला था कि स्थिति सदिश क्या होता है। किसी स्थिर बिंदु के लिए क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमने कल डिफाइन किया था। ये था एक फिक्स बिंदु के लिए। किसी निर्देश तंत्र में अगर कोई फिक्स बिंदु है, अपनी जगह पर स्थिर है, जैसे कि ये निर्देश तंत्र था हमारा, ये यहाँ पर एक फिक्स बिंदु है P, इसके लिए हमने क्या निकाला था, ये स्थिति सदिश। स्थिति सदिश वैसे होता क्या है, मूल बिंदु और जो हमारी वस्तु है उसकी बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्थिति सदिश, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, R वेक्टर से। किसे डिनोट करते हैं, R सदिश से। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ये तो था हमारे पास एक स्थिर बिंदु के लिए। आज हम पढ़ेंगे कि अगर बिंदु गतिशील हो, पहले यहाँ पर है, यहाँ से अगर यहाँ आ गया, तो उसके लिए स्थिति सदिश कैसे डिफाइन करेंगे, आज हमें वो पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग लिखिए, गतिशील कण के लिए, गतिशील कण के लिए स्थिति सदिश। कल हमने पढ़ा था एक निश्चित बिंदु जो गतिशील नहीं था, स्थिर था। स्थिर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि स्थिति सदिश निकाला था। आज हम पढ़ेंगे कि वही बिंदु अगर गतिशील हो तो उसके लिए स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, ये हमारा एक निर्देश तंत्र है। हमने मान लिया कि एक बिंदु A है जिसके ऊपर हमारा कण है। अब वो कुछ समय पश्चात क्या होता है, यहाँ से मान लो कि यहाँ पर आ गया, बिंदु B पर आ गया, तो A से B में कुछ आने में उसको समय लगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ और समय था, यहाँ से यहाँ आया, इस समय में उसने क्या किया, गति की। क्या की, गति की। तो उसके लिए हमें स्थिति सदिश निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि सबसे पहले कि एक बिंदु A है जिसके ऊपर कण है और उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R1 है। R1 है, एक बिंदु है A पर जिसका स्थिति सदिश क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, R1 है। क्या है, R1। अब मान लेते हैं कि ये बिंदु है, ये तो कण है हमारा, एक निश्चित वेग से गति कर रहा है। तो यहां से ये गति करके कहाँ आ गया, B पर आ गया। ये गति की इसने इधर, तो ये कहां पर आ गया, इस B पर आ गया गति की। अब इसका यहां से यहां तक आया, तो इसकी इस मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होगी, स्थिति सदिश चेंज हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका इसके सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R2 है। क्या है, R2। अब देखो पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, कुछ समय लगा उसको। मान लेते हैं कि यहाँ T1 समय पर था, यहाँ कब आया, T1 समय पर था, यहाँ कब आया, T2 समय पर। क्या आया, T2 समय पर। कुछ समय का लगा, तो देखो यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया, वो क्या होगी, उसको हम मान लेते हैं कि वो जो स्थिति में परिवर्तन था, हम मान लेते हैं कि डेल R है। क्या मान लेते हैं हम, डेल R है। T1 समय पर यहाँ था, T1 समय से कुछ समय लगा, उसको मान लेते हैं कि डेल R समय लगा, तो वो कहाँ पर आ गया, बिंदु B पर। उस बिंदु B का O के सापेक्ष जो मूल स्थिति सदिश है वो क्या हमने मान लिया, R2। एक है हमारे पास R1 और एक R2। ये दो बातें बताइए पहले, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए, माना एक बिंदु, माना T1 समय पर T1 समय पर एक कण बिंदु ए पर स्थित है। हमने मान लिया
कि एक बिंदु ए पर एक कण स्थित है, वो कब है? t1 समय पर, और उसका मूल बिंदु के सापेक्ष हमने क्या माना है? स्थिति सदिश क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने माना है, क्या माना है? मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने माना है R1 है। पहले बिंदु के लिए, पहले बिंदु A पर है, A पर हमने क्या माना? t1 समय है, और t1 समय पर बिंदु कहां पर है? A पर स्थित है। अब बिंदु A का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने क्या माना है? R1। क्या माना है? R1। अब इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि कण क्या हुआ? गति किया, तो उसने क्या किया? बिंदु A से कहां गया? बिंदु B पर। अब बिंदु A से B पर गया तो उसकी स्थिति सदिश में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार t2 समय पर, मतलब t1 तो t1 पर कहां था? A बिंदु पर। अब क्या किया? उसने कुछ समय लिया, मान लेते यहाँ 5 सेकंड पे था, यहाँ 10 पे पहुंचा, तो कुछ समय लिया, तो t1 से t2 समय पर कहां गया वो? बिंदु B पर। हमें लिखना है इसी प्रकार t2 समय पर कण की स्थिति, t2 समय पर कण की स्थिति कहां पर थी? कहां पर आ गई? A पर थी, और कुछ समय बाद कहां पर आ गया वो? बिंदु B पर है। एवं बिंदु B पर तो आ गया, लेकिन उसका क्या होगा? स्थिति सदिश भी चेंज होगा। बिंदु A पर था तब उसका स्थिति सदिश क्या? R1। अब वो अपनी स्थिति चेंज की तो स्थिति सदिश में परिवर्तन भी होगा। बिंदु B पर है एवं मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा? मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु B पर है तो क्या होगा? R2। ये दो चीजें हमारे पास है। जब बिंदु A पर है तब उसका स्थिति सदिश क्या है? R1। बिंदु B पर है तब उसका स्थिति सदिश क्या है? R2। अब हमें जो बिंदु ने गति की है उसके परिवर्तन के कारण हमें क्या करना है? हमें स्थिति सदिश निकालना है। निकालें? ये लिख लो पहले। बिंदु A पर था, B पर चला गया, स्थिति में परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के कारण हमें क्या करना है? उसकी स्थिति सदिश की गणना करनी है। तो आप पहले गणना लिखेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? चलो लिखते हैं। देखो हमारे पास ये डायग्राम है। त्रिभुज क्या दिखाई दे रहा है हमें? OAB दिखाई दे रहा है क्या? त्रिभुज OAB से, देखो OAB से हम क्या करेंगे? OAB से हम क्या करेंगे? देखो मैंने कल बताया था कि स्थिति सदिश का योग नियम बताया था। त्रिभुज का स्थिति सदिश का योग नियम क्या बताया था? जब सदिश एक दिशा में हो, एक दिशा की तरफ गतिशील हो, तो उनका योग तीसरे के बराबर होता है। देखो इस डायग्राम से हमें ये देखने को मिल रहा है क्या? OAB एक डायग्राम है, त्रिभुज है। O से A की ओर एक सदिश जा रहा है, A से B की ओर सदिश जा रहा है, और O से B की ओर सदिश जा रहा है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज नियम लगे वो क्या होगा? OB बराबर क्या होगा? OA प्लस AB क्या होगा? त्रिभुज OAB में सदिश योग के त्रिभुज नियम से कौन सा नियम लगेगा? सदिश योग का त्रिभुज, सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम से क्या होगा? सदिश योग का त्रिभुज नियम अगर हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं तो देखो ये हमारे पास है ट्रायंगल OAB, एक सदिश इधर जा रहा है, ये इधर और ये इधर। इन दोनों का योग क्या होगा? इसके बराबर होगा। इन दोनों का योग नहीं होगा, ये तो एक दिशा में आमने सामने मिल रहा है, लेकिन ये इसके पीछे है ना, इसके टेल में मिल रहा है, तो इसका और इसका सदिश का योग होगा और वो तीसरे के बराबर होगा। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से OB बराबर क्या होगा? OA प्लस AB, यही होगा ना। इन दोनों का योग OA प्लस AB बराबर क्या होगा?
बी। क्या हमारे पास क्या आ गया, ओ बी बराबर ओ ए प्लस ए बी। ओ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ओ से ए की स्थिति कितना है R1, ओ से बी का R2। यहाँ ए से बी में उसने क्या किया, कुछ स्थिति में परिवर्तन किया तो उसका लिए क्या हो गया डेल आर। यहाँ लिखेंगे उसकी वैल्यू रखू ओ बी कितना है हमारे पास R2 बराबर ओ ए कितना है R1 प्लस ए बी बराबर डेल आर। ये क्या आ गया हमारे पास सदिशों के त्रिभुज नियम से R2 बराबर R1 प्लस डेल आर, ये हमने लिख लिया। अभी हम यहां से डेल आर की गणना करते हैं। क्या करेंगे, डेल आर की। देखो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। मैं डेल आर को तो एक तरफ रख रहा हूं, बाकी का जो है जैसे R1 है इसको मैं पक्षांतरण कर रहा हूं, राइट साइड से किधर भेज रहा हूं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो R2 तो पहले से है इधर, R1 इधर किसका है प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। मैं यहां लिख देता हूं पक्षांतरण करने पर क्या किया हमने, R1 को इधर भेज दिया तो R2 माइनस R1, ये क्या आ गया डेल आर। अब ये डेल आर क्या है, एक गतिशील बिंदु के लिए क्या है स्थिति सदिश परिवर्तन। ये क्या है गतिशील कण के लिए स्थिति सदिश परिवर्तन पर, देखिए यह गतिशील कण के लिए स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। ये जो हमारे पास आया डेल आर क्या आया है R2 माइनस R1, ये क्या है R2 माइनस R1, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एक गतिशील कण है बिंदु A से B पर गया है, उसके लिए क्या दर्शा रहा है स्थिति सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। तो डेल आर बराबर R2 माइनस R1। ये तो हो गया हमारे गतिशील कण के लिए स्थिति सदिश। अब देखो जब बिंदु गतिशील है तो उस पर कुछ वेग भी लग रहा होगा, त्वरण भी लग रहा होगा, उस पर कुछ फोर्स भी लग रहा होगा, उसके ऊपर कुछ संवेग भी लग रहा होगा। तो हम इन सब की गणना करेंगे। पहले लिखिए स्थिति सदिश परिवर्तन कितना हुआ R2 माइनस R1। अब सबसे पहले हमने स्थिति सदिश निकाल लिया, क्या है हमारे पास डेल आर बराबर R2 माइनस R1। अभी हम गणना करेंगे वेग की। देखो वेग दो होते हैं, एक तो होगा औसत वेग, एक दूसरा होगा तात्क्षणिक वेग। औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में क्या डिफरेंट है, ये थोड़े लंबे समय के लिए होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होगा बहुत कम समय अंतराल के लिए। अब देखो औसत वेग कैसे निकालेंगे, वी एवरेज। वी एवरेज क्या होगा, वेग क्या होता है स्थिति में परिवर्तन की दर बटा समय में परिवर्तन की दर होता है ना, स्थिति में परिवर्तन की दर ये तो 12th क्लास में है, बटा समय में परिवर्तन दर। देखो स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ है, स्थिति पहले थी R1 फिर क्या हो गई R2, तो स्थिति में परिवर्तन R2 माइनस R1 होगा ना। स्थिति में परिवर्तन क्या है हमारे पास R2 माइनस R1। अब समय में परिवर्तन कैसे होगा, पहले यहाँ पर T1 समय पर है, यहाँ पर आ गया T2 समय पर है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर था हमारे पास 10 सेकंड पर यहाँ पर कण था, यहाँ से यहाँ पर आया 20 सेकंड में, तो 10 सेकंड लगे। तो क्या करेंगे T2 माइनस T1, जो समय में परिवर्तन वो क्या होगा T2 माइनस T1। अब देखो R2 माइनस R1 हमने क्या निकाला है अभी डेल R। अब समय में परिवर्तन को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे डेल T। ये तो हो गया हमारा औसत वेग। अब हम निकालेंगे तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक
तात्क्षणिक वेग कैसे निकालेंगे? अब देखो ये तो कुछ समय के लिए था t2 माइनस t1, अब और समय को हम और कम करें, मतलब बहुत कम समय लिया जाए तो उसके लिए क्या आएगा? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग कैसे निकालेंगे? v बराबर जो हमारा इस समय की सीमा क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। डेल टी हमने मान लिया कि 0 के करीब है, कितना है? बहुत कम है। तब वेग में क्या अंतर आएगा? देखो जब ऐसा हो लिमिट टेंड्स टू 0 हो तो ये डेल क्या होता है? इसमें चेंज होता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? बहुत कम समय अंतराल के लिए। तो इसमें परिवर्तन क्या आएगा? डेल आर अपॉन डेल टी। ये औसत वेग हो गया वी एवरेज किसी गतिशील बिंदु के लिए। ये हमारा v बराबर हो गया डेल आर अपॉन डेल टी, गतिशील कण के लिए तात्क्षणिक वेग। दोनों निकाल लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्वरण। वेग के बाद क्या निकालेंगे? त्वरण। लिख लीजिए इसके नीचे लिख लीजिए v डेल आर अपॉन डेल टी। यह तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करती है। अब हम निकालेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन कैसे लिखेंगे? डेल वी अपॉन डेल टी। क्या होगा? डेल वी अपॉन डेल टी। ये आ जाएगा हमारा एक्सीलरेशन। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेग को सिंप्लीफाई करें। देखो वेग हमारे पास क्या था? डेल आर अपॉन डेल टी। यहां पर हम आर हमने सबसे पहले निकाला था। स्थिति सीरीज क्या होता है? आर बराबर एक्स आई के डेल एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। ये होते हैं हमारे आर की वैल्यू अपॉन डी टी। आर हमने कल फाइंड किया था। स्थिति सीरीज क्या होता है? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। ये हमने कल फाइंड किया था। उसकी वैल्यू हमने रखी, आर की वैल्यू यहाँ पर रखी, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। देखो अलग अलग अवकलन करते हैं। पहले एक्स के सापेक्ष करेंगे डेल एक्स अपॉन डेल टी आई के प्लस वाई के सापेक्ष करेंगे डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। जेड के सापेक्ष करेंगे डेल जेड अपॉन डेल टी के कैप। अब देखो एक्स के सापेक्ष यहाँ परिवर्तन हो रहा है, स्थिति सदिश में परिवर्तन हो रहा है एक्स के अनुदिश। हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? वी एक्स। वेग में परिवर्तन है एक्स के सापेक्ष, तो हमने क्या लिख लिया? वी एक्स। साथ में क्या आ जाएगा? आई के प्लस यहाँ लिखेंगे वी वाई जे के प्लस यहाँ आ जाएगा जेड के सापेक्ष तो वी जेड के कैप। ये क्या आ जाएगा हमारा? तात्क्षणिक त्वरण। वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप। इसको हम कोई समीकरण लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर ए। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास? v की। हम त्वरण निकाले थे। त्वरण क्या है हमारे पास? a बराबर डेल v अपॉन डेल टी। यहाँ पर हम v की वैल्यू रख दें। v की वैल्यू हमारे पास क्या है? वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप। देखो समीकरण 1 से मान रखेंगे। समीकरण 1 से वेग की वैल्यू रखने पर देखो क्या होगा? a बराबर डेल अपॉन डेल टी वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप। यहाँ हमने v की वैल्यू रखी, क्या रखी है? वी एक्स आई कैप समीकरण 1 से आई कैप प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप। अलग अलग सबका अवकलन करेंगे। डी अपॉन डी टी पहले एक्स के सापेक्ष वी एक्स आई के डेल अपॉन डेल टी वी वाई
जे के प्लस डेल जेड डेल वी जेड अपॉन डेल टी के कैप। डायग्राम बता देते हैं। देखो यहां से वैल्यू निकालेंगे, ए हमारे पास क्या आएगा, तुरंत क्या आएगा, देखो Vx वेग में परिवर्तन की दर है, x स्थिति में परिवर्तन की दर है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ax i कैप प्लस y की स्थिति में परिवर्तन की वेग में परिवर्तन है तो क्या लिखेंगे ay j कैप, z में है यहाँ तो क्या लिखेंगे az k कैप। ये क्या हो गया, किसी गतिशील कण के लिए त्वरण। अब त्वरण के बाद हम यहाँ क्या निकालेंगे, बल। बल क्या होता है, F इक्वल ma, क्या होता है F बराबर ma, ma, a यहाँ पर क्या है त्वरण, यहाँ पर वैल्यू रखी m मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास क्या है, समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 से मान रखेंगे a का, ax i के प्लस ay j के प्लस az k कैप। कहाँ से रखी है हमने इसकी, समीकरण 2 से, क्या है ax i के प्लस ay j के प्लस az k कैप। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो m को पहले ax से गुणा, m ax i कैप, m को ay से गुणा करेंगे, m ay j कैप, az से करेंगे m az k कैप। देखो m इंटू a ये भी बल होगा, लेकिन x दिशा में क्या होगा fx i कैप, ये y दिशा में fy j कैप प्लस fz k कैप। ये क्या आ गया हमारा फोर्स, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। देखो स्थिति सदिश हो गया, उसके बाद हमने वेग निकाल लिया, वेग के बाद त्वरण, अब हमारा हो गया बल। अब हम किसकी गणना करेंगे, बल के बाद हम किसकी गणना कर सकते हैं, संवेग की। संवेग क्या होता है, P बराबर द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, क्या होता है संवेग। हमने समीकरण 1 में v का मान निकाला था, वो क्या होता है vx i कैप vy j कैप प्लस vz k कैप। कहाँ से लिखिए इसकी वैल्यू, समीकरण 1 से। क्या होती है v बराबर vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। मल्टीप्लाई करेंगे m vx i कैप, इसको m को vy से करेंगे m vy j कैप, m को vz से करेंगे m vz k कैप। देखो संवेग में परिवर्तन है m इंटू v और x दिशा में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं px i कैप, इसको लिखेंगे py j कैप, इसको लिखेंगे pz k कैप। ये क्या आ गया हमारे पास संवेग। ये हो गई समीकरण नंबर 4। हमें इतनी चीजें चाहिए, पहले हमने निकाला स्थिति सदिश, सदिश में परिवर्तन, फिर निकाला वेग, फिर त्वरण, फिर बल हो गया, उसके बाद हो गया हमारा संवेग। लिखिए एक लाइन, समीकरण 1 2 3 व 4 क्रम से गतिशील कण के लिए, क्रम से गतिशील कण के लिए वेग, त्वरण, बल व संवेग को प्रदर्शित करती है। तो समीकरण 1 थी हमारी, वो किसके लिए थी, वेग के लिए। समीकरण 2 थी हमारी त्वरण के लिए। समीकरण 3 हमारे पास किसकी है, बल की। और समीकरण 4 किसकी है हमारे पास,
संवेग को प्रदर्शित करती है। हो गया। अब हम इसके आगे देखो, हमारे दो टॉपिक हो गए, एक तो स्थिर बिंदु के लिए स्थिति सदिश, दूसरा हो गया हमारे पास गतिशील बिंदु के लिए स्थिति सदिश। गतिशील बिंदु अगर है हमारे पास तो उस पर वेग भी लगेगा, त्वरण भी लगेगा, बल भी लगेगा और संवेग भी लगेगा। हमने उन सब की गणनाएं कर ली है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये लिखिए। हमारे दो टॉपिक हो गए, एक तो हो गया है स्थिर बिंदु के लिए स्थिति सदिश, दूसरा हमारा हो गया गतिशील कण के लिए स्थिति सदिश, वेग, त्वरण, बल और संवेग। अगला टॉपिक है हमारा निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखो, न्यूटन ने कुछ निर्देश तंत्र के डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। न्यूटन के अनुसार क्या होता है, निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दोनों कौन से हैं? एक तो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्देश तंत्र के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा ये पूछ लेते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या अंतर है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 नंबर में हर साल या एक साल से छोड़कर एक साल पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या फर्क होता है? जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है वो तो क्या करता है, न्यूटन के नियमों का पालन करता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला तो दिया था जड़त्व का नियम। क्या दिया था, जड़त्व का नियम। क्या दिया था, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम क्या दिया था, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है। तीसरा क्या नियम दिया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 3 नियम दिए थे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई बिंदु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना पसंद करता है, अगर गतिशील है तो गतिशील रहना पसंद करेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और सेकंड क्या होता है, F इक्वल ma। और तीसरा क्या बताया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर हम किसी वस्तु पर जितना फोर्स लगाते हैं तो वो उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाती है। तो हम किसी वस्तु को जितना पुश करेंगे वो हमें भी उसी बल से पुश करेगी। तो जो तंत्र न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं वो तो कहलाते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जो तंत्र जड़त्वीय न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। लिख लेते पहले। न्यूटन के अनुसार निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से? पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। पहले हम इनको समझेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। देखो, पहला अंतर क्या है इन दोनों में, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं वो तो न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं, जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करते। उसके अलावा देखिए क्या डिफरेंस है। जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं ना, एक तंत्र को दूसरे तंत्र के सापेक्ष हम देखेंगे तो वो हमें अत्वरित दिखाई देगा। अगर देखो, मान लेते हैं कि हम एक निर्देश तंत्र है S, यहां पर एक बिंदु है P, एक निर्देश तंत्र हमने मान लिया S डैश,
एक तो हमारे पास एस निर्देश तंत्र, दूसरा हमने मान लिया एस डैश निर्देश तंत्र। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब ये हमने माना कि दोनों निर्देश तंत्र क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है, और ये भी क्या है, स्थिर है। यहाँ पर जो ये बिंदु है, ये मान लेते हैं कि ये वेग भी इसका 0 है, ये स्थिर बिंदु पे स्थिर रखा हुआ है। यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन भी क्या है, 0 है। एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स भी क्या होगा, इस पर 0 होगा। अब देखो ये जो कण है, इसको अगर हम दूसरे निर्देश तंत्र से देखेंगे तो हमें ये क्या दिखाई देगा, जहां है वहीं दिखाई देगा ना। अगर बिंदु P पर कोई बल नहीं लग रहा तो वो अपनी स्थिति पर फिक्स होगा। हम दूसरे निर्देश तंत्र से इसको देख रहे हैं, इस निर्देश तंत्र से हमें देखने पर ये क्या दिखाई देता है, अत्वरित दिखाई देता है, जिस पर कोई गतिशील बल नहीं कार्य कर रहा। वो एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या है, 0। अगर ऐसा दिखाई देता तो वो क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, दो निर्देश तंत्र हमने माने कि S और S डैश। यहाँ पर कोई बिंदु है P और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये तो मान लेते हैं कि स्थिर है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ये गतिशील है। अब देखो दूसरे निर्देश तंत्र से अगर हम इस कण को देखेंगे, दूसरे निर्देश तंत्र में हम खड़े हैं, यहाँ से अगर हम इस दूसरे कण को देखेंगे तो हमें ये कण क्या दिखाई देगा। देखो यहाँ बिंदु है, अगर हम जा रहे हैं इधर तो क्या होगा, ये बिंदु जो हमारे पास क्या है वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, हमें इस पर लगेगा, लेकिन है तो वो स्थिर। इस पर क्या दिखाई देगा, हमें एक आभासी बल। हम इधर जा रहे हैं तो हमें ये लगेगा ये बिंदु कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। जब पीछे की ओर जा रहा है तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि इस पर क्या लग रहा है, एक बल कार्य कर रहा है, लेकिन वो रियल में क्या है, स्थिर है। तो वो तंत्र जिसको हम दूसरे के सापेक्ष देखें तो हमें क्या दिखाई दे, त्वरित दिखाई दे, तो वो क्या कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दो अंतर हो गए, पहला तो ये न्यूटन के नियमों का पालन करता है और ये न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करता है। इसको अगर हम दूसरे निर्देश तंत्र से देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा, अत्वरित दिखाई देगा। अगर हम इसको देखेंगे तो हमें ये त्वरित दिखाई देगा और इस पर क्या लग रहा होगा, एक आभासी बल। मोटे मोटे दो अंतर है वो लिख लेता है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है वो घूर्णी निर्देश पर लागू होता है। क्या लागू होता है, घूर्णी तंत्र पर लागू होता है। जहां पर घूर्णी बल कार्य कर रहा हो वहां पर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र लगता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी किसका उदाहरण है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का। पहला हमारा क्या था, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक कार में बैठा हुआ व्यक्ति, एक कार है, अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है तो ये कार के सापेक्ष क्या है, अपनी अवस्था में स्थिर है। तो इसको तो क्या लग रहा है, कार को क्या लग रहा है कि ये बिंदु स्थिर है। एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरे निर्देश तंत्र को देखने पर अगर हमें अत्वरित दिखाई दे, वो गतिशील दिखाई नहीं दे, वो तो कहलाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगर त्वरित दिखाई दे वो क्या कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। आज के लिए बहुत हो गया, कल हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। समझा तो दिया, लिखवा कल देंगे। थैंक यू।